हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान सायगुरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, जैसे कि हमारी लास्ट क्लास में बात हुई थी कि हम आज पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास तक हमने नंबर सिस्टम्स पढ़ा, उसके लिए हमने प्रीवियस ईयर के जो ओलंपियाड्स के क्वेश्चन थे वो भी सोल्व किए, एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन थे वो भी सोल्व किए, और उसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो आपको ओलंपियाड्स में या फाउंडेशन में हेल्प करेंगे वो भी हमने डिस्कस किए। अभी हम यहाँ पर आज शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की जब बात आती है तो एक टर्म्स आपने पहले भी यूज़ की होगी, वहाँ पर आपको नज़र आता है क्या? अलजेब्रा। तो अलजेब्रा जहाँ पर वर्ड यूज़ आता है वहाँ पर आपको कोई भी एक वेरिएबल्स की बात करनी होती है। वो सिंगल वेरिएबल हो सकता है, 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं, 3 वेरिएबल हो सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल हो सकते हैं। तो अलजेब्रा टर्म ही जहाँ पर आप वेरिएबल्स यूज़ करते हो वहाँ के लिए है। अब इसके लिए भी आपको 2 डिफरेंट टर्म्स देखने को मिलती हैं। एक होता है अलजेब्रा में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड एक मिलता है आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो किसी एक फिक्स्ड वैल्यू के लिए, या जो भी आपके सॉल्यूशन होंगे वो फिक्स्ड होंगे कि आपके मोर देन 2 सॉल्यूशन नहीं हो सकते या मोर देन 3 सॉल्यूशन नहीं हो सकते। वो आपको डिग्री पर डिपेंड करता है कि अगर आपकी डिग्री 3 है तो आपके मोर देन 3 सॉल्यूशन नहीं हो सकते, डिग्री 2 है तो आपके मोर देन 2 सॉल्यूशन नहीं हो सकते। डिग्री की भी हम अभी बात करेंगे कि डिग्री क्या होती है। वैसे आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि डिग्री होती क्या है। तो वहाँ पर आपको जितनी डिग्री होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन मिलते हैं। लेकिन जो आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है इसमें आपको इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो फिक्स्ड सॉल्यूशन मिलते हैं उनमें हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन आपका रिपीट कर रहा हो, लेकिन उससे ज़्यादा आपके सॉल्यूशन नहीं हो सकते। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई उससे कम सॉल्यूशन है, ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं है। कम सॉल्यूशन का मतलब कुछ सॉल्यूशन आपके रिपीट कर रहे होंगे, लेकिन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हर एक नंबर के लिए आपकी सेटिस्फाई होती है। जैसे मान लो यहाँ पर मान लो इधर लिखा हुआ हो 2x और इधर लिखा हुआ हो x + x। अब आप x की कोई भी वैल्यू रखो सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप 1 रखते हो तो 2 × 1 होगा 2 = 1 + 1 = 2, तो सेटिस्फाई कर रही है। ये एक मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया। जैसे आप जैसे आपके पास आइडेंटिटीज गिवन होती है जो आप नॉर्मली यूज़ भी करते हो। जैसे आपके पास कुछ इस टाइप में वो होती है x + y होल स्क्वायर = x² + 2xy + y²। यहाँ पर आप x और y के लिए कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ वो सेटिस्फाई होगा। अगर ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होता है तो इसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अदरवाइज उसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ कुछ? तो अब इसके बाद में बात आती है हमारे पास पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि एक प्रकार से आप देखो तो आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर ऑब्जर्व करनी होती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि आपका जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ होगा उसके अंदर किसी भी वेरिएबल की जो पावर होगी या एक्सपोनेंट बोलते हो आप उसको, वो होल नंबर ही हो। वो अगर होल नंबर ही हो तो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल होने के लिए आपको कंपल्सरी जो कंडीशन है वो क्या है कि जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे उनके जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो हमेशा एक होल नंबर की फॉर्म में होंगे। वो इस तरीके से नहीं हो सकते, मान लो कि √x + 2 या x + 3yx, इस फॉर्म में नहीं हो सकते। तो आप उनको क्या बोलते हो? पॉलिनोमियल्स बोलते हो। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो, अगर इस फॉर्म में है तो आप इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। उसके बाद आपने 9th क्लास में ये भी देखा होगा कि मोनोनोमियल्स किसे बोलते हैं, या बाइनोमियल्स किसे बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स किसे बोलते हैं। ट्राइनोमियल्स के ऊपर भी आप उनके नॉमिनेट कर सकते हो टेट्रानोमियल या पेंटानोमियल्स, लेकिन अक्सर हम कहाँ तक करते हैं? ट्राइनोमियल्स तक करते हैं। उसके बाद हम जो भी आएगा उसको हम पॉलिनोमियल्स ही बोलते हैं।
अब उसके बाद जो डिग्री आती है, डिग्री क्या होती है, जो आपके वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर होगी। अब जब सिंगल वेरिएबल की बात हो रही है उस केस में तो आप इजीली ऑब्जर्व कर लेते हो कि कौन सी पावर मैक्सिमम है। उसमें ये आपको ध्यान रखना है लेकिन कि जो भी मतलब पावर होंगी उनमें कोई भी पावर रैशनल फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। वो हम कैसे होनी चाहिए, होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। वो एक इंटीजर की फॉर्म में भी नहीं हो सकती। वो किसकी फॉर्म में होगी, केवल होल नंबर की फॉर्म में, यानी कि उस वो जो पावर्स होंगी वो 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी यही हो सकती हैं। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि डिग्री किसे बोलते हैं, मैक्सिमम पावर को बोलते हैं जो सिंगल वेरिएबल्स की टर्म्स की बात करें। तो अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हो, जैसे एक्स एंड वाई वेरिएबल है, तो उस केस में क्या करें, फिर हम क्या करेंगे, हर एक टर्म्स की जो वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर्स को ऐड करते जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखो x की पावर तो 2 है और y की 1, यहाँ पर x की 1 y की 1, यहाँ पर x की 1। तो इसको हम देखते हैं कि अब ऐड करने के बाद यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा। तो अब इसकी हम डिग्री की बात करें तो यहाँ पर डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। हम ये नहीं बोल सकते कि x की पावर यहाँ पर मैक्सिमम 2 है। तो पॉलिनोमियल्स की डिग्री का मतलब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम इसकी डिग्री डिनोट कर सकते हैं। और अगर वो सिंगल वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी ऑब्जर्व किया होगा आपने काफ़ी टाइम कि जो आपके सॉल्यूशन होंगे वो जितनी डिग्री लिखी हुई है उससे ऊपर नहीं जाएंगे, यानी कि उसको केवल उतने सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे जितना यहाँ पर उस एक्सप्रेशन की डिग्री होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ हमारे सामने जो पॉलिनोमियल्स है वो कुछ नॉमिनेशन इस तरीके से भी किया हुआ है जो डिग्रीज के लिए। उसमें आपको जो 1 डिग्री वाला होता है उसको आप लीनियर से डिनोट करते हैं, 2 डिग्री वाला होगा उसको आप क्वाड्रेटिक से, और 3 डिग्री वाले को आप क्यूबिक से, उसके ऊपर वाले को आप डिग्री 4 डिग्री 5 इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो डिग्री 1 की बात करें तो डिग्री 1 में आपको क्या नज़र आएगा यहाँ पर कि हम इसको किससे नॉमिनेट कर रहे होंगे, लीनियर से। डिग्री 2 की जब बात होगी तो हम इसको किससे डिनोट कर रहे होंगे, क्वाड्रेटिक से। और जब डिग्री 3 की बात हो रही होगी यहाँ पर तो हम किससे डिनोट करेंगे इसको, क्यूबिक से। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद हमारे सामने जो नया टर्म आता है वो क्या आता है, कोफिशिएंट। एक टर्म होता है कोफिशिएंट। इससे रिलेटेड है यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन आपने 9th क्लास में किए भी होंगे। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट अलग अलग जो डिग्रीज वाले जो टर्म्स होंगी, अलग अलग पावर्स वाली टर्म्स होंगी, उनका साथ एक कांस्टेंट लिखा हुआ देखते हो आप मैक्सिमम टाइम। जैसे यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इस तरीके से देखते हो आप। तो इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे मान लो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट कितना है, तो x का कोफिशिएंट इस वाले एक्सप्रेशन के लिए कितना है, 3। एक्स स्क्वायर का पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर का देखो मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं लिखा हो, इसका मतलब यहाँ पर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बनता, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, 1। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि जैसे मान लो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो एक्स क्यूब तो यहाँ पर टर्म ही नहीं है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। इसका मतलब क्या होगा, 0। तो यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट होगा वो भी क्या होगा, 0। ये चीज़ें आप देख चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं इतना फास्ट तरीके से इनको डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम बात करें जो जीरोज़ की बात होती है, जीरोज़ के बारे में भी आप बेसिक थोड़ा सा जो 9th क्लास में वहाँ पर कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम उससे थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि जैसे कोई भी आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगे या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे, उनके जीरोज़ में क्या रिलेशन होता है जिसके बेसिस पे हम डायरेक्टली हम बोल सकें कि इसका जीरोज़ ये होंगे। ठीक है, तो देखो पहली बात तो यहाँ पर जो लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक लिखा हुआ है, इनको हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें इनका तो कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर x आएगा, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ
एक्स की टर्म भी आ सकती है, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री वाले में क्या हो सकता है कि उससे जो मिनिमम वाली, जरूरी नहीं ये आए ही, लेकिन ऐसा आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और इस वाले में क्या है कि यहाँ पर एक्स क्यूब की टर्म आ सकती है, लेकिन इससे जो नीचे वाली टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर एंड एक्स, ये भी आ सकती है। और जो एक्स जीरो की होती है उसके लिए हम उसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा होगा उससे लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो आपको क्या नज़र आएगा कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा वो कुछ ऐसा आएगा प्लस बी, ठीक है। और इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं ए, क्योंकि इसके साथ भी कोई कोफिशिएंट आ सकता है। अब आप बोलोगे ये कोफिशिएंट कैसे, ये भी तो अल्फ़ाबेट के फॉर्म में लिखे हैं, तो ये भी वेरिएबल्स होने चाहिए। लेकिन हम जैसे क्वेश्चन पर आएंगे तो वहाँ पर ये एक अभी हम एक मतलब बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, उसमें हम इनको कांस्टेंट को एक नंबर मतलब किसी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको x को वेरिएबल माना जाएगा, a और b क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, कोई भी एक रियल नंबर होंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाले केस की बात करें तो यहाँ पर देखोगे आप कि ये हो गया ए एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ हम लिख सकते हैं बी एक्स, और जो कांस्टेंट होगा थर्ड वाला वो सी, ऐसा ही यहाँ पर कर लिख सकते हैं। ध्यान रखना कि यही जो लिखा हुआ है वही इनकी क्या होगी, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर हर जगह आपको इसी फॉर्म में आपसे जो क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो फॉर्मूले गिवन होंगे वो भी, जैसे मान लो मैं लीनियर की बात कर रहा हूँ तो वो इसके लिए बात करूँगा फॉर्मूला कोई भी। अगर मैं क्वाड्रेटिक में फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ तो वो फॉर्मूला जब मैं आपको लिखवाऊँगा तो वो जो आपकी एक्सप्रेशन हो ये वाली मानते हुए लिखवाऊँगा, इसके अकॉर्डिंग लिखवाऊँगा, और क्यूबिक में मैं इसके अकॉर्डिंग लिखवाऊँगा। क्लियर हुआ है यहाँ से? तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अब हम बात करें कि जैसे जीरोज़ की बात करें तो जीरोज़ होते क्या है। तो जीरोज़ वो वैल्यूज़ होंगी किसी भी पॉलिनोमियल्स के लिए जहाँ पर जो रिजल्ट आए वो हमारे पास कैसा आए, जीरो, यानी कि पॉलिनोमियल की वो जो वैल्यू आए वो कैसे आए, जीरो हो जाए। जैसे पॉलिनोमियल्स को आपने 9th क्लास में देखा होगा कि हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपको पॉलिनोमियल्स जब आप डिनोट करते हो तो आप कुछ इस तरीके से डिनोट करते हो। इसके आगे कोई भी एक्सप्रेशन लिखी हुई हो सकती है, जैसे मैं भी लिख देता हूँ ax प्लस बी, कुछ मतलब सिमिलरली आप ऐसे डिनोट करते हो। मैं जो डिनोट करने वाला है वो अभी इधर वाली टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर तो आपके पास कोई भी वैल्यू लिखी हुई मिलेगी इस फॉर्म में, या क्वाड्रेटिक में हो सकती है, क्यूबिक में हो सकती है, किसी फॉर्म में हो सकती है। अब यहाँ पर देखें हम इसको पी एक्स के बजाय आप एफ एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स कुछ भी किसी से भी डिनोट कर सकते हो। लेकिन ये कब है, जब आपके पास वेरिएबल हो, कैसा हो, सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल वाली बात हो। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ होता 2x प्लस वाई, तो इस केस में आप इसको डिनोट कैसे करते, पी एक्स एंड वाई, ठीक है। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम सिंगल वेरिएबल वाले, वन वेरिएबल वाले पूछे जाते हैं, टू वेरिएबल्स की बात नहीं होती है नॉर्मली। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि जैसे हमने पी एक्स लिखा, ये क्या होना चाहिए, जीरो, क्या होना चाहिए, जीरो। और किस वैल्यू पर, मान लो कोई भी वैल्यू पर, जैसे वैल्यू क्या है हमारे पास ए, इस पर अगर ये जीरो हो रहा है, इस पर अगर ये जीरो हो रहा है, यानी कि हमारे पास जो टर्म थी वो क्या थी, पी एक्स इक्वल्स टू मान लो एक्स प्लस 2 है, या मान लो कुछ भी है, यहाँ पर कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ होगा। अगर हम मान लो यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू रख रहे हैं और वो जीरो हो रहा है, तो इस एक को क्या बोलेंगे, जीरोज। इस एक को इस एक्सप्रेशन के लिए क्या बोलेंगे, जीरोज। अब यहाँ पर आप सोच सकते हो कि जीरो कब होगा ये, जब आप एक्स की जगह क्या रखो, -2, तो हम यहाँ पर क्या रखें, -2, तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं एक्स की जगह क्या पुट करूँगा, -2 + 2 = 0, तो यहाँ पर जो जीरोज होगा वो क्या होगा, -2। तो यहाँ से आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर बात करूँ,
हमारी जो लीनियर वाली फॉर्म है उसके लिए बात करता हूँ पहले, ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से आपको देखो क्या देखने को मिलेगा कि मेरे को ए एक्स प्लस बी को क्या बनाना है, 0 बनाना। तो ए एक्स प्लस बी का कुछ भी वैल्यू आप पुट करो, वहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मली छोटी क्लासेज में करते आए हो कि मैं यहाँ से पहले b को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो यहाँ भी मेरे को b सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ax प्लस b माइनस b इक्वल्स टू 0 माइनस b। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, ax इक्वल्स टू माइनस b। क्लियर हुआ। अब देखो आप यहाँ से जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, इन दोनों को क्या करते हो, a से डिवाइड करते हो। क्या करते हो, a से डिवाइड करते हो। तो क्या होगा, यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए। बस यहीं से आपको समझ में आ गया कि जो आपका जीरोज होगा एक लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए, वो किस फॉर्म में होगा, माइनस बी बाई ए की फॉर्म में। जैसे हम अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मान लो कुछ भी लिखा हुआ हमारे पास 4x प्लस 3, क्या करोगे, जीरोज कैसे फाइंड करोगे, b पहले तो माइनस का साइन यूज़ करोगे, b 3 a 4, बस इतना ही आपको करना है जीरोज फाइंड करने के लिए, माइनस बी अपॉन ए। तो जो आपकी एक्सप्रेशन के कोफिशिएंट हैं और जो जीरोज हैं उनके बीच में आपका रिलेशन आ गया कि जीरोज हमेशा क्या होंगे, माइनस बी बाई ए। यहाँ पर आप लिख सकते हो जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। कोई भी ले लो आप, जैसे मान लो 7x प्लस 3, क्या होगा, इसके लिए जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे, माइनस 3 बाई 7। अगर ऐसा होता 4x माइनस 2, तो इस केस में क्या होता, 4x माइनस 2 के केस में क्या होता, यहाँ से आप क्या करोगे, माइनस 2 बाई 4 और माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 से जब आप 4 को कैंसिल करोगे तो 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 1/2। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और वहाँ से आप आंसर अपना पुट कर सकते हैं। अब बात करें हम क्वाड्रेटिक पर चलते हैं। लीनियर की बात हो गई, बहुत सिंपल सी बात है लीनियर में। अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जब हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो हमारे पास किस फॉर्म में होगा, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब हमें मालूम है कि जीरोज कब होगा, जब जैसे आपके पास कोई भी क्या है, x माइनस a है, ये जीरोज कब होता है, जब आप x की वैल्यू पुट करते हो। ठीक है, तो आप जीरोज को, जब आप सिंगल जीरोज की बात करते हो, आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो अभी पिछले वाला जब हमने क्वेश्चन किया तो उसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो वहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि x माइनस a। ठीक है, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको मालूम है कि जैसे मैं a पुट करूँगा यहाँ से जीरोज आएगा मेरे पास। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे ही इधर बात करता हूँ मैं, तो जैसे मेरे पास लिखा हुआ क्या है, इसके इक्वल ये क्या है, एक जीरोज है, ये अपने आप में क्या है, एक जीरोज है, क्योंकि यहाँ जैसे ये पुट करूँगा ये जीरो हो जाएगा। और थोड़ा सा मतलब डिफरेंट नॉमिनेशन यूज़ करते हैं हम। जैसे मान लो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कुछ x माइनस अल्फ़ा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा।
क्योंकि हमें मालूम है कि अल्फ़ा और बीटा थोड़ा सा ए और बी से डिफरेंट नॉमिनेशन हो गए। नॉमिनेशन के लिए लिख रहा हूँ मैं एक्स माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब देखो मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिससे कि मैं डायरेक्टली अल्फ़ा की वैल्यू बता सकूँ क्या होगी। तो यहाँ देखो क्या कर सकता हूँ मैं, पहले मैं यहाँ से ए बाहर ले लूँगा, तो ए बाहर लूँगा तो यहाँ पे क्या बनेगा x प्लस बी बाई ए। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखो कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है कि अल्फ़ा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बी बाई ए, क्योंकि जैसे आप ये जीरो होगा आपकी या तो ये टर्म जीरो होगी या ये वाली टर्म जीरो होगी। ठीक है, लेकिन ये तो कोफिशिएंट है तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, ये तो जो आपको गिवन होगा वही होगा। तो जीरो होने वाली टर्म कौन सी, ये वाले। ठीक है, तो इसको हम जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो माइनस अल्फ़ा है इसको आप कंपेयर किससे कर सकते हो बी बाई ए से। और जब आप और आगे बढ़ते हो यहाँ पर तो आप इस इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ये थोड़ा सा अभी जो आगे बताने वाला, आगे जो लिखो मतलब फाइंड करने वाला है जीरोज़ के बीच में जो रिलेशन होगा वो फाइंड करने वाला है, उसके लिए मैंने ये चीज़ बताई। बल्कि मैं ये तो पहले बता चुका हूँ कि अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए जीरोज़ होगा वो इस फॉर्म में होगा किसका, लीनियर का। अब इसको हम फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर x माइनस अल्फ़ा लिख रहा हूँ इसका मतलब मैं एक जीरोज़ की बात कर रहा हूँ, केवल वन जीरोज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन क्वाड्रेटिक में तो हमें मालूम है डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो 2 जो आपके जीरोज़ होंगे वो 2 होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 टर्म्स लिखूँ उस चीज़ के लिए, यानी कि मैं क्या लिखूँ x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा। ठीक है, और अभी जैसे कोफिशिएंट बाहर आया था तो उसके लिए पहले लिख देता हूँ मैं कोफिशिएंट, यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट के लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि ये जो लिखा हुआ वो ही किस फॉर्म में बदलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में बदलना चाहिए। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा क्या आपके जीरोज़ हैं। ठीक है, क्योंकि आप या तो अल्फ़ा रखो, जैसे आप अल्फ़ा रखोगे ये टर्म आपकी जीरो होगी, कंप्लीट टर्म आपकी जीरो। ठीक है, आप x की जगह बीटा रखो, तो जब आप x की जगह बीटा रखोगे तो ये वाली टर्म जीरो होगी, जीरो को आप पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जीरो ही मिलेगा। तो समझ गए आप। थोड़ा सा यहाँ पर क्या देखने को मिला हमें कि ये जो अल्फ़ा और बीटा वो क्या है, जीरोज़ हैं। किसके लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए। अच्छा, तो अब इनको फाइंड कैसे करें, तो इसके लिए हम देखते हैं कि पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना आपको अलजेब्रिक टर्म्स को मल्टीप्लाई करना आता ही होगा कि जैसे आप x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव साइन बनते हैं, माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स एंड एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो टर्म है वो आ गई हमारे पास के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। क्लियर, इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, आप थोड़ा सा कंपेयर करो कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, के एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर एक्स कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर,
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर भी आप क्या करो कि यहाँ पर जैसे केवल x² की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसके साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, इसलिए हम क्या कर लें कि कुछ ऐसा कर लें इसको कि इस पूरी टर्म को क्या कर दें, a से डिवाइड कर दें, या ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, a कॉमन ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, a यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो एक a यहाँ पर k का इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। लेकिन अब जो अंदर टर्म लिखी हुई है उनको हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखो x² से x² तो कंपेयर हो ही रहा। अब देखो यहाँ पर -x है, वहाँ पर प्लस में x है, इसका मतलब ये जो माइनस है इसको मैं इस x के साथ नहीं यूज़ करके इसके साथ यूज़ कर लूँ अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और इसको ऐसे लिख दो x, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होना चाहिए bx/a के, क्योंकि जो सेम डिग्री वाली जो टर्म्स होंगी वो सेम डिग्री वाली टर्म्स के कंपेयर में ही आप लिख सकते हो। तो यहाँ से मैं केवल इनके कोफिशिएंट की बात कर लेता हूँ। तो कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो जो दूसरी तरफ है वहाँ पर भी उसका कोफिशिएंट इसके इक्वल ही होना चाहिए, जैसे जितना कोफिशिएंट इस साइड में लिखा हुआ है किसी टर्म का उतना ही कोफिशिएंट उस साइड में लिखा होना चाहिए। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, b/a। और इसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि मैं अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये माइनस किधर आएगा, इधर। अच्छा, इसके बाद देखो अल्फ़ा बीटा, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म के इक्वल होने चाहिए। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के इक्वल। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन निकल कर आया है, किसके बीच में, कोफिशिएंट्स के बीच में और जीरोज़ के बीच में। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इस वाले को लिख सकते हो आप, या मैं इधर लिख देता हूँ, यहीं यहाँ पर लिखता हूँ इसको, सम ऑफ जीरोज़, इसको लिख रहा हूँ मैं क्योंकि ये जीरोज़ का क्या सम है, इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। ये b क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x, एंड a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो आप इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो, किसको, जो आपके पास यहाँ पर लिखा है। इसी के बाद आप सिमिलरली क्या लिख सकते हो, इसके लिए क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कोफिशिएंट वो कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसको भी मैं इधर लिख देता हूँ, कहीं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड जीरोज ऑफ 3x² प्लस 5x - 2 एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो हमने अभी देखा, ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो जीरोज होंगे वो कुछ इस फॉर्म में होंगे, यानी जो इक्वेशन है वो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x - अल्फा x - बीटा, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको, ठीक है।
तो उसके बाद हम अल्फ़ा और बीटा को डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, जीरोज़ बोल सकते हैं। यही सीखा हमने। फिर उसके बाद में हम जो जीरोज़ आएंगे उसको जो अभी हमने फॉर्मूले लिखे उसके अकॉर्डिंग वेरीफाई भी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखो 3x², ठीक है। इसके बाद मैं 5x को स्प्लिट करूँ। अब स्प्लिट करते टाइम आपको थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जो अभी जो हमने फॉर्मूले फाइंड किए उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं कि जब हम 5 को स्प्लिट कर रहे हैं, 5 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। हम 5 को 4 and 1 में स्प्लिट कर सकते हैं, हम 3 and 2 में स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी होती है। तो किस अकॉर्डिंग हम इसको स्प्लिट करें, तो हमें स्प्लिट करते टाइम ये ध्यान रखना होता है कि जो आपका ये जो आप स्प्लिट कर रहे हो अल्फ़ा और बीटा के, वो यहाँ पर 5 को जिन नंबर्स में आप स्प्लिट कर रहे हो उन नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए एंड सी के इक्वल, ए मल्टीप्लाइड बाई सी के इक्वल होना चाहिए। यानी कि 3 and -2 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल क्या होना चाहिए, जो इस 5 के जो पार्ट्स होंगे उनके इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 into 2 कितना होगा 6 एंड प्लस और माइनस जो साइन है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस आएगा, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हो नेगेटिव नंबर आता है, तो -6। अब जब आप 5 को स्प्लिट कर रहे हो तो वो -6 की फॉर्म में स्प्लिट होना चाहिए। -6 की फॉर्म में स्प्लिट कैसे हो सकता है कि जैसे आप लिखो यहाँ पर 5 को क्या लिख सकते हो 6 - 1, क्या लिख सकते हो 6 - 1 लिख सकते हो 5 को। अब देखो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 6 and -1 -6। तो आपको स्प्लिट करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप जैसे यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 6 है, तो ये क्या होंगे -6, वो किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर जो साइड में जो नंबर गिवन है इनके इक्वल होना चाहिए। कई बार आपको नहीं क्लियर होता कि हम कौन सा नंबर रखें, तो उसके लिए आपको एक दूसरा फॉर्मूला वो हम लिखवाऊँगा मैं, जहाँ पे आपको श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं उसको। जैसे अभी बता देता हूँ, ये होगा कुछ इस फॉर्म में। इसको थोड़ा सा इसका प्रूफ भी लिखवाऊँगा मैं आगे चलकर कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी के लिए ये समझिए कि कुछ इस फॉर्म में आपको डायरेक्ट आपको स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास जीरोज़ मिलते हैं। ठीक है, अभी हम स्प्लिट करने वाले मेथड से देख रहे हैं। तो अभी हमें इजीली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मैं जब 6 और -1 में इसको स्प्लिट करता हूँ तो मेरे पास जो गिवन कंडीशन थी वो सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पर देखो 6x - x एंड -2। अब देखो ऐसा स्प्लिट करने का फ़ायदा क्या होगा, आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, ये देखो कि आप यहाँ पर देखो 3 कॉमन लो इस वाले पार्ट में, और साथ में आप x भी कॉमन ले सकते हो। तो 3x जब आप कॉमन लोगे यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा x, लेकिन यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग रहेगा 2। और यहाँ पर आप जब ऐसा ही करोगे तो यहाँ पर देखो -1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर x प्लस यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा 2। तो अभी आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि मतलब यहाँ फिर आपको देखो एक कॉमन टर्म मिल रही है दोनों जगह, तो आप इसको कॉमन ले सकते हो x + 2। यहाँ पर हम किसको यूज़ कर रहे हैं, जो आपने बहुत पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लो पढ़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी मल्टीप्लिकेशन के लिए वो यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि कुछ हमारे पास वही फॉर्म बन गई जो यहाँ पर थी, x - अल्फ़ा x - बीटा वाले। अब आप देखोगे कि यहाँ पर तो वो फॉर्म बन रही है, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं बन रही। तो इसके लिए क्या है, हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, x + 2, इसमें से क्या ले लें 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बनेगा x - 1/3। ठीक है, अब देखो -अल्फ़ा = इसको कंपेयर करें तो क्या आ रहा है 2, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो, अल्फ़ा = -2। इसी तरीके से बीटा के लिए आप देखो, तो बीटा = क्या आ रहा है -1/3। क्लियर, या
माइनस बीटा इजक्वल्स टू क्या आ रहा है, -1/3। तो बीटा इजक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/3। तो हमारे पास अल्फा और बीटा आ गए यहाँ से। अब हम अल्फा और बीटा के बीच में जो रिलेशन है उसको प्रूव कर लेते हैं। तो देखो क्या रिलेशन थे हमारे पास कि जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, वो भी किसके साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ, और मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, जो कांस्टेंट टर्म है और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से आप देखो कि रिलेशन कैसे प्रूव होगा, वो देखो कि पहले तो आप अल्फा एंड बीटा का सम करिए। तो अल्फा क्या है यहाँ पर, -2 एंड बीटा 1/3, तो -2 एंड 1/3। इसका जब आप सम करोगे तो यहाँ से आपको 3 -6 एंड +1, तो ये क्या हो जाएगा, -6 + 1 कितना होगा, -5/3। और इसको आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा को जो रिलेशन था आपके पास उसके अकॉर्डिंग चलो, तो आपको क्या लिखना होगा, माइनस का साइन आपके पास आएगा ही आएगा, उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट 5 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3। तो देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सिमिलर है, यानी कि ये रिलेशन तो आपका प्रूव हो गया। कौन सा, सम वाला। अब हम जो प्रोडक्ट वाला जो रिलेशन था उसको भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोडक्ट वाला रिलेशन था उसके अकॉर्डिंग देखो क्या होगा कि इसको मैं यहाँ लिखता हूँ अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, -2 × 1/3। यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, -2/3। अब ये देखो कि जो दूसरा जो इसका तरीका था रिलेशन वाला, उसके अकॉर्डिंग क्या होता, कांस्टेंट टर्म क्या है, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3। तो देखो सिमिलर आ रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया, प्रूव हो गया। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हेन सम ऑफ जीरोज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो कुछ इस फॉर्म में होती है, x² + bx + c। क्लियर। अब यहाँ से आप देखो कि मैं अगर a कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर बनेगा x² + b/ax + c। क्लियर। अब यहाँ पर जो आपका सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज वो कितना होता है, -b/a, कितना गिवन है, 1/4। बोथ साइड आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे, नेगेटिव साइन से, तो माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो b/a = -1/4। क्लियर। अब इसके बाद देखो आप कि जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पर ए भी आएगा क्योंकि कॉमन लिया है, तो यहाँ पर भी आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, c/a = कितना गिवन है, -1। क्लियर। तो अब ये वाली वैल्यू आप पुट कर दो b/a की एंड c/a की। तो जैसे ही आप ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, a आपको बाहर मिलेगा, उसके बाद x² एंड -1/4x एंड c/a की जगह आपको मिल रहा है -1। अब आप चाहो तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या एक प्रकार से इसको जैसे आप फ्रैक्शंस को ऐड करते हो उस तरीके से ऐड करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से
ए 4x² माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4। इसको आप क्या लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो a/4 4x² माइनस x माइनस 4। ये तो क्या आपके पास एक कांस्टेंट है जो कि आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ पर अलग अलग वैल्यू रख के, जैसे एक ही जगह आप कुछ भी वैल्यू रखो। लेकिन ये तो आपका क्या है कि या तो आपका जो जीरोज फाइंड होंगे वो किसके लिए होंगे, इस वाले के लिए, क्योंकि जीरोज फाइंड करने के लिए ये टर्म जीरो होनी चाहिए। तो ये जीरो होगी तो ये पूरा टर्म भी जीरो होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो आपको जो पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो कौन सी है, 4x² माइनस x माइनस 4। ये जो आपकी रिक्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है वो हमें मिल गई 4x² माइनस x माइनस 4। इसके लिए अब जब आप फिर से जब आप सम ऑफ जीरोज को रिलेशन से लिखोगे तो आपके पास 1/4 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए लिखोगे तो -1 आएगा। क्लियर। जैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करो तो -4 डिवाइड किससे होगा, 4 से डिवाइड होगा तो -1 आने वाला है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है, इफ़ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इक्वल्स टू x² माइनस 8x प्लस k इज 40 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है। आप इसको जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर देखो जो पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म में, क्वाड्रेटिक में गिवन भी यहाँ पर कोई एक ऐसी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके लिए हमें मालूम है कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, x का कोफिशिएंट कितना है माइनस इंटू माइनस 8 अपॉन x² का कोफिशिएंट कितना है 1। तो यहाँ से आपको मालूम चल रहा है कि ये कितना आएगा 8। क्लियर। अब देखो अल्फा इंटू बीटा कॉन्स्टेंट के अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² 1 इक्वल्स टू के। क्लियर। अब यहाँ पर लॉजिक क्या यूज़ करना है अपने को, कि हमने पढ़ा हुआ है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू α² प्लस β² प्लस 2α बीटा। अब यहाँ पर एक कंडीशन और अपने पास गिवन है, वो क्या है कि स्क्वायर ऑफ जीरोज। स्क्वायर ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ, a² एंड b², और इनका क्या है सम। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज का मतलब ये हुआ α² प्लस β² इक्वल्स टू कितना गिवन है 40। तो ये आ गया आपके पास 40। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से जब आप पुट करोगे कितनी है 8, तो 8 का होल स्क्वायर, इसके लिए वैल्यू आ गई आपके पास 40 प्लस 2 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है यहाँ पर के, तो 2k। अब देखो ये कितना होगा 8² 64 40 प्लस 2k। 40 को आप इधर लेकर आओ तो क्या मिलेगा आपको 64 माइनस 40 इक्वल्स टू 2k। और 64 माइनस 40 कितना होता है, तो आप इसको ऐसे लिखो 2k इक्वल्स टू 64 माइनस 40 24। तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 12। तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था। ये तो आप सिमिलरली आप जो 2.1 के क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो और कुछ एग्जाम्पल्स है वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम इससे जो आगे के जो टॉपिक्स है जहाँ पर हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, LHS
LHS और HCF वगैरह, वो LCM और SCF के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।